हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों की जानकारी ली थी। इस बार हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्किज़ोफ्रेनिया के कारण, उसके लक्षण और निदान यानी डायग्नोसिस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी का कोई एक कारण बताना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इस बीमारी को मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस बीमारी के एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कारण क्या क्या हो सकते हैं। पिछली बार भी हमने स्किज़ोफ्रेनिया में हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का जो रोल होता है उसके बारे में बात की थी। ये एक स्किज़ोफ्रेनिया का प्रमुख कारण माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर परिवार के किसी सदस्य में स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है तो अन्य खून के रिश्तेदारों में ये बीमारी होने का खतरा 10 गुना तक ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, खून का रिश्ता जितना ज़्यादा गहरा होगा, ये बीमारी होने का खतरा उतना ज़्यादा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के माता और पिता दोनों में ये बीमारी है तो ऐसे व्यक्ति में ये बीमारी होने का खतरा 45% तक हो सकता है। इसका कंपैरिजन अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में करते हैं कि जिसकी फैमिली में किसी को भी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी नहीं है, तो उस व्यक्ति में ये खतरा 1% तक होता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये भी जाना था कि स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी दिमाग के कुछ रासायनिक गड़बड़ियों की वजह से हो सकती है। इन रसायन या केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। दोस्तों, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में डोपामीन का जो रोल है वो स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया भर की रिसर्च में ये पता चला है कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के दिमाग में डोपामीन की जो मात्रा है वो कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन डोपामीन के साथ साथ ही सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर और एक बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया में दिमाग में डोपामीन की लेवल बढ़ती है, उसी तरह से कुछ नशीले पदार्थों के सेवन से भी दिमाग में डोपामीन की लेवल बढ़ सकती है। इसीलिए नशे के सेवन से भी किसी व्यक्ति में उस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं जो लक्षण एक स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज में दिखाई देते हैं। और नशीले पदार्थों का लंबे समय तक सेवन करने से दिमाग में परमानेंट डैमेज होने का खतरा भी होता है। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज के न्यूरो इमेजिंग करने पर यानी कि सीटी स्कैन या एमआरआई करने पर कुछ सूक्ष्म बदलाव देखे जाते हैं। इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स का आकार सिकुड़ना या फिर सेरेब्रल वेंट्रिकल्स का आकार बढ़ना, दिमाग की सिमेट्री में गड़बड़ी, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इनमें भी कुछ सूक्ष्म बदलाव देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कुछ मनोसामाजिक या साइकोसोशल कारण भी स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इसमें पारिवारिक वातावरण ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट थियोडोर लिड्स की थियोरी के अनुसार अगर किसी परिवार में बच्चों की परवरिश को लेकर माता पिता के बीच लगातार संघर्ष होता है तो ऐसे परिवारों में बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस या निदान मरीज में दिखाई देने वाले कुछ लक्षणों या सिम्टम्स से किया जाता है। किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से डिटेल्ड हिस्ट्री लेने पर लक्षणों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इस मिली हुई जानकारी और कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जैसे कि WHO की ICD-10 और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन की DSM-5 क्राइटेरिया की मदद से स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस किया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों की तीव्रता, उसका प्रकार और दवाइयों को मिलने वाला रिस्पॉन्स ये जानने के लिए कुछ रेटिंग स्केल्स की मदद ली जाती है। इनमें पैंस, सैप्स, सैंस ये स्केल शामिल हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के कुछ प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। इसमें डिल्यूजन यानी कि शक एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। डिल्यूजन्स में पेशेंट्स को ऐसा लग सकता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश कर रहा है। ये शक कभी कभी इतना पक्का हो सकता है कि मरीज को लगने लगता है कि कोई उनकी जान का दुश्मन है, उनकी जान लेना चाहता है। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स के दिमाग में ऐसे शक भी पैदा हो सकते हैं कि लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। इस वजह से बार बार परिवार के सदस्यों की बातें सुनने की कोशिश करना, ऐसे लक्षण भी कुछ पेशेंट्स में दिखाई दे सकते हैं। कुछ मरीजों में हेलुसिनेशंस यानी कि भ्रम की शिकायत भी हो सकती है। इसमें मरीज को अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जो अन्य किसी व्यक्ति को नहीं सुनाई देती। इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहा जाता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में बहुत बार पेशेंट्स को किसी व्यक्ति के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत बार पेशेंट्स इन आवाज़ों को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ऐसे में बहुत बार पेशेंट्स को खुद से बड़बड़ाते हुए या गाली गलौज करते हुए भी सुना जा सकता है। कभी कभी कुछ मरीजों को अजीब चीज़ें दिखाई भी दे सकती है। इसको विजुअल हेलुसिनेशंस कहा जाता है।
स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के बात करने के तरीके में भी काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है। कई बार उन्हें किसी भी विषय पर रिलेवेंट बात करना मुश्किल हो सकता है। बात करते करते वो विषय से बहुत बार हटते हैं, इसीलिए अन्य लोगों को उनकी बात का मीनिंग समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के रहन सहन में भी पहले के मुकाबले काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में खुद की पर्सनल हाइजीन का ध्यान न रखना, कपड़ों का ध्यान न होना, खान पान का ध्यान न होना, अनियमित जगह पर पेशाब या शौच करना, अचानक से बहुत ज़्यादा गुमसुम या चुपचाप हो जाना, इस तरह के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इन सारे लक्षणों की वजह से मरीज़ के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा असर होता है। साथ ही साथ मरीज़ के काम करने की क्षमता, सही गलत का भेद जानकर निर्णय लेने की क्षमता या फिर उसके आपसी रिश्ते, इस पर भी बहुत बुरा असर होता है और मरीज़ का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के बारे में जानने में आपको और मदद मिली होगी। इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब कीजिए।